तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। मैंने आपको कुछ एससीवी के क्वेश्चन भी दिए थे, कर लिए क्या वो क्वेश्चंस? हाँ ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में मैंने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद अब लिखिए दूसरे नंबर का कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। लिखिए सेकंड कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मतलब सिलेंडर की तरह होता है, इसमें दो कंडक्टर सिलेंड्रिकल कंडक्टर होते हैं। क्लियर है क्या बात? एक तो ये सिलेंडर होता है और एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर दूसरा भी होता है इस टाइप से, और ये कैपेसिटर बन जाता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस में R1 मान लेता हूं और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस R2 मान लेता हूं, और इसकी टोटल हाइट मैं लेंथ L मान लेता हूं। व्हाट इज R1? इज द रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर। व्हाट इज R2? इज द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, सिलेंडर। व्हाट इज L? L is the length of both cylinder। तो ये बन जाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? दो कंडक्टर को एक दूसरे के पास पास रख दो तो कैपेसिटर बन जाता है। इसमें जो कंडक्टर है वो सिलेंड्रिकल टाइप के हैं, तो इसलिए इस कैपेसिटर को सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन कैपेसिटर है जिसे आप देख भी सकते हो। जो आपके पंखा, जो फैन होता है, फैन के ऊपर एक डिवाइस लगा होता है इस तरीके से, ये डिवाइस लगा होता है इस तरीके से, है ना, उसमें इस तरीके से लगा होता है। तो उसे जो मैकेनिक्स होते हैं उसे कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर, कंडेंसर। और मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि कंडेंसर को, कैपेसिटर को जापान में कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंस, ये एनर्जी को कंडेंस फॉर्म में रखता है, इसलिए इसे कंडेंसर भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? तो यही हमें डिस्कस करना है और हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालने के लिए सुनो मेरी बात, कैपेसिटी, किसी भी प्रकार के कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपको 3-4 स्टेप रेगुलर वही बताने पड़े, फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या होगा भाई? पहले स्टेप में आप अपनी तरफ से चार्ज दोगे, एक को प्लस क्यू दोगे, एक को माइनस क्यू दोगे इसमें। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? आप इन दोनों सिलेंडर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करोगे। क्लियर है क्या बात? फिर स्टेप 3 क्या होगा? एक का पोटेंशियल V प्लस होगा, एक का पोटेंशियल V माइनस होगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से। और स्टेप 4 में, हाँ भाई, Q इज इक्वल टू सी V प्लस माइनस V माइनस लगा करके कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा देंगे। आप इसे रफ में भी लिख सकते हो। ये केवल इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए नहीं है, बल्कि सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसी 3-4 स्टेप को मिलाकर के निकलेगी। तो कैसे करते हैं हम? मान लेते हैं कि मैं इसे प्लस क्यू चार्ज दे देता हूं अंदर वाले सिलेंडर को, और इसे चार्ज दे देता हूं माइनस क्यू। क्लियर है क्या बात? तो जब मैं इसे प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो ये जो चार्ज है ये इनर वाले सिलेंडर की आउटर सरफेस पर इस प्रकार से आ जाएगा, यूं करके आ जाएगा। और जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो अंदर वाले सिलेंडर की इनर सरफेस पे इस प्रकार से आ जाएगा। बोलो। तो इस तरीके से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, लाइक दिस। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। यदि मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं, टॉप व्यू देखो आप, टॉप व्यू किस प्रकार से बनाएंगे? ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? एक तो सिलेंडर दिखाई देगा ये R1 रेडियस का, बिल्कुल दिखाई देगा। और ये आउटर सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी होगी? R2 दिखाई देगा। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो
इस सिलेंडर की सरफेस पर चारों तरफ, जैसे सिलेंडर है ना ये मान लिया इनर सिलेंडर है ये, तो जो चार्ज होगा वो इसकी पूरी सभी सरफेस पर होगा ऐसे करके। और ये जो सिलेंडर है आउटर वाला, उसकी इनर सरफेस पर, ये तो हो गया आउटर सरफेस पर चार्ज, और इनर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो होगा इस प्रकार से। सही है ना बात? और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इनके बीच में ऐसे करके। इट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले स्टेप में हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां पर, मान लिया है ना, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां पर। क्लियर है क्या बात? तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? गॉसेस लॉ लगा देंगे। मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना, तो इसे भी साफ मेरे को करना पड़ेगा। क्लियर है बात? देखो ये हो गया इनर सिलेंडर, बोलो, और ये हो गया हमारा आउटर सिलेंडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ लगाएंगे। एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी, टेक द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या बात? तो टॉप व्यू हो गया, आप लिख लेना, शायद आपने लिखा ना हो। क्लियर है क्या बात? तो ये प्लस प्लस यहां पे, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है ना। अब आप एक गॉसियन सरफेस ले लो, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। लेंथ कितनी है इसकी? एल मान लेते हैं अपनी, है ना। तो अब अप्लाई गॉसेस लॉ, अप्लाई गॉसेस लॉ ऐसे। तो इस पॉइंट से देखो यहां पे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, जैसे ये थी ना आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसे होगी? इस पॉइंट पर यूं इट वुड बी लाइक दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसे करके। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां होगी, यहां होगी, और इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, ये है ना गॉसियन सरफेस, ये री के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो ये सारा चार्ज है, ये वाला चार्ज। तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथ में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी ई है, तो ऐसी देखो इधर से, ये हो गई गॉसियन सरफेस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे निकल रही है चारों तरफ से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये आ जाएगा ई डॉट डी एस, चलो ds लिख लो dA की जगह, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन, तो जो एरिया होगा इंटीग्रेशन ds क्या हो गया? s सरफेस एरिया, कितना लिखूंगा भाई? 2 पाई r, ये तो कितनी है r, 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल होगी। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है क्या बात? अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो मेरे को, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पे टर्मिनेट होती है, तो ये तो यहां पोटेंशियल V प्लस है और ऐसे चल रहे हैं तो V माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम जो यूज करेंगे रिलेशन, E डॉट डी आर रिलेशन यूज करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे इसका, है ना, डी डॉट डी आर, ई भी इधर डी आर भी इधर, और R इज इक्वल टू R1 से
R इज इक्वल टू R1 पर, देखो इधर R1 पर जो पोटेंशियल होगा, इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V प्लस और इसका कितना होगा V माइनस। तो यहां पे तो आ जाएगा V प्लस, और जब R2 पे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा V माइनस। तो dV का जो पोटेंशियल होगा इंटीग्रेशन dV V प्लस माइनस V माइनस होगा, माइनस लगा के देखो इधर बोर्ड पे, और E की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L इंटू डी आर, R1 से R2 तक, बिल्कुल सही बात है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे V माइनस, फिर माइनस लगा के V प्लस, और ये आएगा माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट L, और 1 अपॉन R R1 से R2 तक इंटीग्रेट करेंगे। कॉपी करो इसे। तो मैं देख के बता दूंगा, अब यहां से मैं इसे हटा देता हूं अब, है ना, स्टेप्स को, इन स्टेप्स को मैं हटा देता हूं अब, क्योंकि ये तो मैंने कल भी लिखाए थे आपको, है ना। इधर देखो, अब ये माइनस साइन इधर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये एडजस्ट होकर के v प्लस माइनस v माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन कितना होता है ln r फ्रॉम r1 टू r2, है ना। तो ये आ जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट l, पहले क्या रखेंगे भाई ln r2, फिर क्या रखेंगे ln r1, तो ये हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट l ln r2 अपॉन r1, सही है। तो ये v प्लस माइनस v माइनस आ गया, तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर, और जो कैपेसिटेंस होती है यूज C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी प्लस माइनस वी माइनस, तो v प्लस माइनस वी माइनस की वैल्यू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln r2 अपॉन r1 होगा। q से तो q कटना ही है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, और ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln r2 अपॉन r1। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कभी कभी जो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो ये तो फैरड में आ गई, लेकिन वो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बोलता है, पूछता है, तो C अपॉन एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 अपॉन r1 भी आप इसे लिख सकते हो। ये कैपेसिटेंस पर यूनिट फैरड इन मीटर में आ जाती है, तो ये भी हो सकता है कभी कभी, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आपको इसे याद रखना है ना। ओके, तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। मैं हाथों हाथ एक कैपेसिटर और करा देता हूं, जो कि पूछा जाता है, आपके बोर्ड में भी आएगा और वो सभी जगह पूछा जाता है, और वो होता है स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर जैसे मैंने बताया आपको कि दो कंडक्टर को पास पास में रख दो तो कैपेसिटर बन जाता है। स्पेरिकल कैपेसिटर में एक कंडक्टिंग स्पेयर जिसकी रेडियस r1 है को इंक्लोज्ड कर देते हैं, यानी सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय अनदर क्लोज्ड स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस r2, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्पेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है के बाद? अब हमें क्या करना है, व्हाट इज r1 लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ, इधर लिखता हूं, रेडियस ऑफ इनर स्पेयर, इनर स्पेयर, व्हाट इज r2, रेडियस ऑफ आउटर स्पेयर। क्लियर है क्या बात? अब हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे, है ना। तो मैं यहां पर इसमें क्या कर देता हूं, आउटर सरफेस को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट को,
पहले मैं एक को क्या देता हूं, प्लस क्यू, और एक को देता हूं माइनस क्यू। समझ में आ रही है बात? एक को देता हूं प्लस क्यू और एक को देता हूं क्या, माइनस क्यू। तो मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ की हेल्प से बताया था ना मैंने आपको, जब प्लस क्यू माइनस क्यू देंगे तो इसकी 4 सरफेस बनेंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 वाली सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, 0, और सारा का सारा चार्ज इस वाली सरफेस पे आ जाएगा और वो होगा प्लस क्यू। तो इधर प्लस क्यू है तो इंडक्शन से इनर वाली सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा माइनस क्यू। तो सारा का सारा माइनस क्यू आ गया, तो यहां पे बाहर वाली सरफेस पे कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। बात समझ में आ रही है नहीं? प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। तो इसका मतलब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो स्टेप 1 था। स्टेप 1 क्या था कि प्लस क्यू दो और माइनस क्यू दो, और जब हमने इसे प्लस क्यू दिया तो इसका पोटेंशियल V प्लस हो गया होगा, और इसे माइनस क्यू दिया तो इसका पोटेंशियल V माइनस हो गया होगा। तो बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो उसे फाइंड करने के लिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। तो स्टेप 2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, गॉसेस लॉ की हेल्प से। बोर्ड पे देखो, ये हमारा इनर सरफेस है, इनर शेल है, और ये आउटर है। तो आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, और इन सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी भाई, इट विल बी इक्वल टू ई होगी। समझ में आ रही है बात, ई। और यहां पे सरफेस पे चार्ज कितना है भाई, ये सरफेस पे चार्ज है प्लस क्यू। तो अप्लाई गॉसेस लॉ, हम गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ, जब हम गॉसेस लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे चार्ज इंक्लोज्ड, सॉरी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, अरे ये तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट होने के कारण ये तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ds बनेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, बोर्ड पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि स्फेरिकल शेल, इस वाली गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ऐसे करके इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन होगी आर का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल देंगे फिर हम। कॉपी करो। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो यहां पे तो V प्लस है या V माइनस है, इसका पोटेंशियल है V प्लस, इसका पोटेंशियल है V माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमेशा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हम यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन dv माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और dr वेक्टर भी इधर ही है, समझे ना? इधर इधर से इधर चलने, इलेक्ट्रिक यहां से इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर एक ही है। तो ई डी आर कॉस जीरो भी लिख लो, चलो कॉस जीरो तो 1 होता है साथ में। बोर्ड पे देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखूंगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख दूंगा। और बोर्ड पे देखो, अब लिमिट लगा देंगे कैसे, जो ये स्टार्ट होगा ये होगा R इज इक्वल टू R1 से, और यहां पर पोटेंशियल कितना है भाई, V प्लस। कितना पोटेंशियल होगा, V प्लस। R2 पे जब आप पहुंचोगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस। तो V फ्रॉम V प्लस टू V माइनस इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की पावर -2 हो जाएगा, 1 अपॉन R स्क्वायर है ना ये, दिस इज 1 अपॉन R स्क्वायर बिकम R रेज टू द पावर -2 इंटू डी आर, R1 टू R2, दिस इज माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज टू द -1 R1 टू R2। हाँ भाई, V माइनस माइनस V प्लस,
अब ये माइनस को एडजस्ट कर देंगे इसे इधर की साइड, v प्लस माइनस v माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन -1 नीचे और आएगा, तो -1 अपॉन r1 टू r2 है ना। देखो अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले क्या रखेंगे हम, अपर लिमिट ऐसे करके, तो -1 अपॉन r2 माइनस -1 अपॉन r1, r1 रखेंगे ना यहाँ पे, फिर माइनस तो बीच में आता है, ये एक माइनस और इसका माइनस यहां पे आ जाएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 कॉमन लेके -r1 प्लस r2 इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस, तो बेटा c कैसे निकालेंगे, q अपॉन v प्लस माइनस v माइनस से q अपॉन ये कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ भाई ये कितना लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा मैं r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2, है ना भाई, और साथ में ये आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r2 इंटू r1 आएगा, सही है ना, ये r2 और ये r1 है, तो q से q कट जाएगा, ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor, like this. अच्छा वो गए रीना मैडम गई, वो रीना गई क्या, रीना गई, किने रीना से बोल, हाँ भाई ठीक है, समझ में आई बात, ऐसे है। तो अब देखो इसमें और भी हम कर सकते हैं, देखो इफ ये आ गया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अगर जो मान लेते हैं इसमें इफ R2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन R1, बताओ, यानी कि R1 तो ये, हाँ तो R2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब, अच्छा हाँ, तो R2 तो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यदि R2 बहुत बड़ा हो जाएगा तो C का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, ये तो है ही सही, R1 R2 और R2 माइनस R1 है ना, तो R1 को क्या कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, नेग्लेक्ट कर देंगे और यहां पे आ जाएगा R2, सही है क्या बात, और R1 को मैं रेडियस R मान लेता हूं, तो ये तो इससे कट जाएगा, है ना, तो कैपेसिटेंस आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बोलो समझ में आ रही है क्या बात, नहीं, तो इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि R2 जो है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो आउटर रेडियस है, आउटर कंडक्टर है, वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो ये जो कैपेसिटेंस है आप ये समझ सकते हो, ये कैपेसिटेंस यदि रेडियस R का एक कंडक्टर आपने यहां पर रख दिया, आपने यहां पे रख दिया, तो ये, और सेकंड वाले को कहां मान लेंगे, इनफाइनाइट पर, तो ये
आइसोलेटेड कैपेसिटर बन जाता है। आइसोलेटेड कैपेसिटर, समझ में आ रही है बात? एंड दिस इज कंडक्टर, और इसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। क्लियर है क्या बात? आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होगी। कॉपी करो इसे। अगर जो हम अपनी अर्थ को एक आइसोलेटेड स्पेयर कंसीडर करें, है ना? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अर्थ एज एन आइसोलेटेड स्पेयर, कंसीडर अर्थ एज एन आइसोलेटेड स्पेयर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। तो बोर्ड पे देखो, कैपेसिटी निकालनी है। जो अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमारी जो अर्थ है एक इमेजिनरी कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हो। तो जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल होगी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो इसलिए 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस हो जाएगी 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो 64/9 इंटू 10 की पावर 5 ऊपर 9 नीचे, तो कितना आएगा ये? 10 की पावर -4, और ये आ जाएगा 9 6 54, है ना? और बचेगा 10, तो 9 एकम 9, है ना? तो 6.1 इंटू 10 की पावर -4 फेरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अवर इमेजिनरी अर्थ, है ना? लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें एक तो आइसोलेटेड स्पेयर की कैपेसिटेंस 4 पाई आर आपको याद रखनी है, ठीक है? अब बोर्ड पे देखो, इसमें कई सारे केस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है R1 और हमारे पास एक कंडक्टर है ऑफ रेडियस R2, सही है बात? और यदि मैं इन दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट विथ कंडक्टिंग वायर, तो आप ध्यान रखना हमेशा, जब इसे वायर को हम कनेक्ट करेंगे और कहीं भी यदि मैं यहां चार्ज दूंगा तो ये चार्ज इसकी आउटर वाली सरफेस पर ही आ जाता है, और दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये जो सिस्टम बनेगा, इसकी यदि आपसे कैपेसिटेंस पूछे तो ये अंदर का स्पेयर तो बेकार हो जाएगा। ये केवल और केवल जब भी हम इसे चार्ज देंगे, कहीं पर भी, यहां दे कहीं भी दें, सारा का सारा चार्ज हमेशा आउटर पे ही आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्लियर है क्या बात? कंडक्टर की प्रॉपर्टी में। तो इसका मतलब ये एक इट वर्क एज आइसोलेटेड स्पेयर ऑफ रेडियस R2 का स्पेयर। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 के बराबर होगी। ये है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और इसमें केस बता देता हूं जो कि आप याद रखेंगे आइसोलेटेड स्पेयर के केस में, कि यदि मान लिया फॉर एग्जांपल, यदि एक रेडियस R1 है स्पेयर और एक काफी दूर पर दूसरा स्पेयर R2 रखा हुआ है, और इसे आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर, समझ में आई ना बात? तो जब भी आप चार्ज दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया कि कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, वो सब हमें नहीं पढ़ना है अपने को। तो ये एक आइसोलेटेड स्पेयर की तरफ वर्क करेगा और ये एक आइसोलेटेड स्पेयर की वर्क करेगा। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगी,
और इसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ये रहा। और जो सिस्टम की जो टोटल कैपेसिटेंस है दोनों को जोड़ देंगे एंड इट विल बी द आंसर C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये करते हैं। अच्छा, और भी इसमें एक दो स्पेशल केस बनते हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर जो मान लिया आपके पास ये आइसोलेट ये स्पेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। अब यदि आप इक्वल और अपोजिट चार्ज देना चाहते हो तो इसका तरीका यह है कि एक तो आप इसे बैटरी से कनेक्ट कर दो। जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो एक पे प्लस जाएगा, एक पे माइनस, इक्वल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसे किस प्रकार से आप कनेक्ट करोगे या ग्राउंड करोगे। तो बोर्ड पे देखो, तो व्हेन आउटर स्पेयर इज ग्राउंडेड, यदि आप आउटर स्पेयर को ग्राउंड करते हैं ऐसे करके, ये करके, और इनर स्पेयर को आप दे दे तो प्लस क्यू चार्ज, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज आएगा ऐसे करके, तो होगा क्या, और इसे कुछ भी मत दो आप, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पे माइनस माइनस चार्ज चला जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? माइनस माइनस चार्ज चला जाएगा कि इस तरीके से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो हमने निकालना सिखाया था। तो यहां पे प्लस क्यू है तो इंडक्शन से माइनस क्यू आ जाएगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो इन्हीं दो पोर्शन के बीच में, यानी इनर और आउटर स्पेयर के बीच में ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। और इस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम व्हेन आउटर स्पेयर इज ग्राउंडेड, आउटर स्पेयर को ग्राउंड करते हैं तो क्या होगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। बात समझ में आ रही है? तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगी। लेकिन कैपेसिटेंस बदल जाती है, कैपेसिटेंस बदल जाती है व्हेन इनर स्पेयर इज ग्राउंडेड। अगर जो आप इनर स्पेयर को ग्राउंड करोगे, ग्राउंड कैसे, ये इनर है और यह आपका आउटर, तो इसे आपको ग्राउंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी वो मैं आपको बताता हूं, कॉपी कीजिए। अच्छा, अब ये देखो कि इसमें जब हम इसे प्लस देंगे, इस प्लस क्यू देंगे, तो चार्ज किस प्रकार से होगा, देखो यहां पे, तो यहां पे जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन करना बताया था, यहां पे पोटेंशियल जीरो लेकर के, इसका पोटेंशियल जीरो है, यहां पे चार्ज निकाल लेना, तो कुछ भी चार्ज आएगा, मान लिया माइनस क्यू डैश आ गया यहां पे चार्ज, मान लिया किस तरीके से माइनस क्यू डैश आ गया, तो प्लस क्यू डैश इन, ओके। तो देखो अभी तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस थी वो फाइंड की थी जब हमने आउटर वाले स्पेयर को कनेक्ट किया था ग्राउंड से, तो इसमें जो कैपेसिटेंस आती है वो एज इट इज तो आती है जो हमने पहले निकाली थी, लेकिन सिचुएशन बदल जाएगी यदि आप आउटर वाले स्पेयर को ग्राउंड कर दोगे और इसे मान लिया कुछ चार्ज दे दोगे क्यू, तो बोर्ड पे देखो जब भी आप इसे ग्राउंड करोगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, मान लेते हैं कि इस पे कुछ माइनस क्यू डैश चार्ज आ जाता है। अगर जो यह माइनस क्यू डैश आएगा, ये चार्ज माइनस क्यू डैश आएगा, तो इंडक्शन से इस आउटर वाले स्पेयर की इनर सरफेस पर कुछ प्लस क्यू डैश चार्ज आ जाएगा ऐसे करके, है ना, और बाकी बचा कुचा चार्ज इसके आउटर वाली सरफेस पे आएगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर भी होगी ऐसे यहां पे, और अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्रॉम दिस प्लस चार्ज टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस R1 और R2 के अंदर तो रहेगी सही, साथ में R2 के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो कैपेसिटेंस होगी वो R1 R2 की वजह से जो C1 है वो इतनी हो जाएगी जैसे ये वाली थी। साथ में ये R2 वाला स्पेयर, जो R2 है ना, ये R2 आउटर स्पेयर एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, और उसका जो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके दिस प्लस R2 बचेगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस आती है इस केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर R2 माइनस R1 आ जाती है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब दोनों केस डिफरेंट है। यदि आप आउटर वाली स्पेयर को कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस ये आती है, लेकिन यदि इनर वाली स्पेयर को कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस ये आती है। इसे आप ध्यान रखना, समझना, ठीक है।